जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय पर जन्म लेने वाले लोगों का भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता? हमारा जब जन्म हुआ तब कई और लोगों का भी जन्म हुआ होगा, परंतु क्या सभी हमारी तरह गुरु जी के सानिध्य में हैं? नहीं ना। ऐसा क्या हुआ कि हम इस नश्वर जीवन में ही हम अपने प्यारे गुरु जी के श्री चरणों के दास बने और अब जीवन उन्हीं के सत्संग के साथ बीत रहा है। परंतु ऐसे कई लोग होंगे जिनका जन्म हमारे ही समय पर हुआ है, परंतु वे लोग बुरे काम में लिप्त हैं, अपने कर्म खराब किए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ संगत जी? इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत बहुत ही खास है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी गुरु जी की ही प्यारी संगत का सत्संग है। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें संगत जी तो आप ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी की ही प्यारी संगत और एक पुरानी संगत है विजेंद्र गुप्ता अंकल। हम उनका सत्संग सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे मौका दिया सत्संग सुनाने का। संगत जी, वैसे तो मेरे बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं। गुरु जी मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते रहते हैं। गुरु जी ओमनी प्रेजेंट है। संगत जी, मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं कनॉट प्लेस पर था। ये करीब 2017 की बात होगी और मैं अपने घर जा रहा था और बहुत दिनों से मेरा मन था संगत जी की विंटर आ गई है तो मुझे पॉकेट स्क्वायर चाहिए था सिल्कन। तो मैं एक शॉप पर जाया करता था। वो बहुत पुरानी शॉप है और मैं अक्सर वहीं जाया करता था और वो शॉप जनपद पर थी। मुझे लगा कि बहुत लेट हो गया है तो शॉप बंद हो गई होगी। जाकर देखा तो शॉप खुली हुई थी। मैंने गाड़ी पार्क की, मैं सड़क पार करके गया और वहाँ जो अंकल थे वो उन्होंने मुझे दिखाए और मैं अपने लिए ले रहा था। और इतने में 3-4 लेडीज आई और उन्होंने अंकल को कहा कि हमारा सामान दे दो। और पता लगा कि वो आंटियां पहले आई थी दिन में और काफी सारी शॉपिंग करके अपना सामान पैक करवा करके चली गई थी। उसमें बहुत सारे बंडल्स थे, कुछ कुर्तियां टाइप की, कुछ गारमेंट्स वगैरह था उसमें। और वो ले जाने लगी अपना सामान और बाहर खड़ी होकर के बातें करने लगी। और मैं भी उन अंकल का पुराना कस्टमर था तो वो दोनों भाई और मैं हम पुरानी कुछ बातें वहाँ खड़े होकर के करने लगे। तो इतने में क्या होता है, एक आंटी अंदर आई और मुझसे कहने लगी कि हमारे फोन से उबेर कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो क्या हम आपके फोन से उबेर कनेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने कहा कर लीजिए। तो मैंने उन्हें फोन दिया लेकिन उन्हें वो ऑपरेट करना आया नहीं फोन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ही हमारे लिए उबेर कनेक्ट करके दे दीजिए। अब जो उबेर कनेक्ट कर रहे थे तो वो कभी 25 मिनट कभी 30 मिनट बता रही थी क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, शाम का समय था। वो बाहर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। तो मैंने शॉपकीपर वाले अंकल को बोला कि अंकल, मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास ही कालंदी कॉलोनी में रहता हूँ, इफ यू डोंट माइंड आप इनको बोल दो, मैं इनको छोड़ दूंगा। तो अंकल कहते हैं कि आप ही बोल दो। तो मैंने कहा कि ऐसे अच्छा नहीं लगता है, लेडीज है, मैं कैसे जा करके बोलूं। तो मैंने कहा अभी आपकी कस्टमर है, एक बार आप देख लो। तो अंकल ने जाकर के उन लेडीज को बोला कि ऐसे ऐसे हमारे कस्टमर हैं और ये वहाँ जा रहे हैं, आपको छोड़ देंगे। और उन लेडीजों ने आपस में कुछ बात की और वो रेडी हो गए। हमने रोड क्रॉस किया और उनके सारे जो बड़े बड़े बंडल्स थे वो मैंने गाड़ी में रखवाए और वो सब लोग कार में बैठे और मैं भी आगे आकर के बैठने लगा। और जैसे मैं बैठा मैंने गाड़ी स्विच ऑन की और मेरी गाड़ी का जो म्यूजिक सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया और उसमें गुरुजी के भजन शुरू हो गए, गुरुजी के मंत्र जाप और गुरुजी के सत्संग शुरू हो गए और साथ में गुरुजी की फोटो भी लगी हुई है। और जैसे ही शब्द स्टार्ट हुआ वो कहती है कि अरे आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहने लगी हम भी गुरुजी को मानते हैं। तो सबसे पहले पीछे जो लेडीज बैठी थी वो कहती है कि अभी हम दुकान के बाहर खड़े होकर यही बात कर रहे थे और कह रहे थे कि गुरुजी हम तो फंस गए और हमें तो कुछ साधन मिल भी नहीं रहा है, हमारी मदद करो। शायद उनकी कहीं रात की कोई फ्लाइट थी, उन्हें कहीं जरूरी जाना था। तो कहने लगे कि हम तो बस गुरुजी से यही प्रार्थना कर रहे थे कि गुरुजी हमारी हेल्प करो। और गुरुजी ने देखो आपको भेज दिया। और पूरे रास्ते भर हम एक दूसरे को सत्संग सुनाते रहे। फिर मैंने उनको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में छोड़ा और एक गुलाटी आंटी थी उनमें से, वो मुझे अपने घर लेके गए, अपने हस्बैंड से मिलवाया। तो गुरुजी हर जगह प्रेजेंट हैं और अपनी सारी संगत का बहुत ख्याल रखते हैं और ये बात मैंने बहुत बार देखी है।
एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि मेरा काम था बुलियन का, होलसेल का मेरा काम था और ये 2011 की बात है और मैंने कोटक बैंक में अपनी लिमिट्स के लिए अप्लाई किया था। उनकी जो टीम थी उन्होंने सारा डिस्कशन करने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तो उनकी टीम ने डिस्कस करने के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया और बोला नहीं, आपके बिजनेस मॉड्यूल में कुछ कमी है जिसकी वजह से हम नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत परेशान था, मुझे बहुत जरूरत थी उस लिमिट्स की, मुझे उसके अगेंस्ट गोल्ड पिकअप करना था। तो मैं शाम को बड़े मंदिर गया और मेन हॉल बंद था और गुरुजी का जो स्वरूप है, बड़ा स्वरूप, वो बाहर रखा हुआ था और मैंने कहा गुरुजी ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले तो उनकी टीम ने मुझे बहुत एश्योरेंस दिया कि हो जाएगा और सडनली अब ना हो गया। बस मैंने जैसे ही मत्था टेका और पीछे मुड़ा, एक जेंटलमैन खड़े थे और ये वही कोटक बैंक के हेड थे जिनसे मैं अपना काम करवा रहा था। अब वहां तो बात कर नहीं सकते थे तो मैं उनके सामने हाथ जोड़कर नीचे आ गया सीढ़ियों से और एक साइड में खड़ा हो गया और वो भी नीचे आए और मुझसे बोलने लगे कि आप कब से आते हो यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं पहली बार गुरुजी से 2000 नवंबर में जुड़ा था। कहते हैं अच्छा, और सब बात हो गई और फिर वो चले गए सब अपने अपने हिसाब से। मैं भी लंगर में कब चला गया, वो लंगर में कब चले गए, पता नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग सडनली वो मेरे ऑफिस आए, अपने दोनों तीनों मैनेजर्स की टीम लेके आए, मेरे कमरे में बैठे तो मेरे पीछे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी की डिवाइन लाइट वाली बुक भी रखी हुई थी। तो वहाँ आके कहते हैं कि अच्छा आप मानते हो गुरुजी को, ये सब बातें होने लगी। तो मुझे कहने लगे कि विजेंद्र आपका केस तो बहुत वीक है, लेकिन आप मुझे एक ऐसी जगह मिले हो कि मुझे गुरुजी का आदेश है कि मुझे आपका काम तो करना ही पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे अप्रूवल का लेटर दिया और फिर उन्होंने मुझे अपना बताया कि उनके ब्रदर इन लोग को ट्यूमर था। उन्होंने कभी गुरुजी को नहीं देखा था क्योंकि वो 2 साल पहले ही गुरुजी से मिले थे। कहने लगे कि मुझे तो कहा था किसी ने कि इनके इलाज के लिए पूरी दुनिया घूम चुके हो तो एक बार यहाँ भी आ जाओ। तो हम लोग यहाँ पर आए, हमने लोटा ब्लेस करवाया, फिर घर गए तो हमने जल प्रसाद देना शुरू किया। लोटा ब्लेस करने के बाद जो जल प्रसाद है वो देना शुरू किया। तो डॉक्टर्स का कहना ये हुआ, जब उनकी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर कहने लगे कि या तो पहले वाली रिपोर्ट गलत थी या ये रिपोर्ट गलत है, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लोग का पूरी तरीके से ट्यूमर ठीक हो चुका था। तो उन्होंने बताया कि वो इस प्रकार से गुरुजी से मिले तो उन्होंने मेरा केस पास किया और मेरी लिमिट सैंक्शन हुई और गुरुजी ने मेरा बहुत मान रखा क्योंकि मैंने कुछ कमिटमेंट्स मार्केट में कर रखी थी। गुरुजी ने वहां भी मेरी बड़ी इज्जत रखी। एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सत्संग बताता हूँ। ये जनवरी 2018 की बात है। मैं, मेरी वाइफ, मेरा बेटा और मेरे बेटे का एक फ्रेंड, हम लोग हांगकांग में थे। तो वहां पर स्टार जैसा एक टर्मिनल है और शाम का समय था, बहुत ठंड थी। तो बच्चों ने कहा हमें तो आइसक्रीम खानी है और हम कह रहे थे कि इतनी ठंड में आइसक्रीम क्यों खानी है, पर वो बच्चे मान ही नहीं रहे थे। तो जहाँ हम आइसक्रीम खा रहे थे उसके सामने ही अरमानी का एक स्टोर था और वाइफ जब स्टोर में गई तो स्टोर वालों ने कहा कि हम बंद करने वाले हैं, आप प्लीज 10 मिनट में अपना जो भी है वो आप फाइनल कर लीजिए। तो उसके बाद उनके पीछे पीछे मैं भी चला गया और मैंने एकदम से मुझे याद आया, मैंने कहा कि गुरुजी अरमानी के कपड़े पहनते थे और मैं वहाँ खड़े खड़े याद कर रहा था और उस स्टोर में बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा था, कभी इंग्लिश म्यूजिक कभी चाइनीज म्यूजिक चल रहा था और सडनली एक गाना शुरू होता है, बाजरे दा सिट्टा, जो गुरुजी को बहुत पसंद था। तो बस मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मैं अपनी वाइफ के पास गया और मैंने बोला कि डिड यू हियर द सॉन्ग। मेरी वाइफ कहने लगी कि अरे जस्ट मैं भी अभी गुरुजी को याद ही कर रही थी, अरमानी के कपड़े पसंद थे। और तो मैंने कहा कि अरे मैं भी नीचे ही याद कर रहा था। मैंने कहा कि मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ कि देखो हम यहाँ गुरुजी के बारे में सोच रहे हैं और गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस बताने के लिए सॉन्ग चलवा दिया कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहीं पर ही हूँ। और हम लोगों ने वो जो गाना बज रहा था वो हमने रिकॉर्ड कर लिया और आज भी मेरे पास वो रिकॉर्डिंग्स हैं। और ये बात यही प्रूफ करती है, गुरुजी हमेशा यही बात फील करवाते हैं कि तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हारे पास ही हूँ। जय गुरुजी, आपकी बहुत कृपा है, आपने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा है, हमारा साथ दिया है। आगे भी हम सारी संगत का ऐसे ही हाथ पकड़े रखना, साथ देना, कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम उषा सिंह आंटी का सत्संग सुनेंगे जो गुरुजी की ही प्यारी संगत है और पुरानी संगत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे कुछ पल हैं, मेरे कुछ क्षण हैं जो मैंने गुरुजी के साथ व्यतीत किए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे ख्याल से हमारा असली जन्म तब होता है जब हमें संपूर्ण गुरु मिलते हैं, क्योंकि तब तक हम सोए रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा असली जन्म तभी हुआ जब गुरुजी ने मुझे बुलाया था 20 दिसंबर 1998 को। और उस दिन को मैं अपना जन्मदिन ही समझती हूँ क्योंकि उस दिन परमात्मा ने आपको बुलाया, आपको अलाउ किया अपने साथ जोड़ने के लिए।
हमारा इस धरती पर आने का मकसद एक ही होता है कि इस परम पिता परमेश्वर गुरु जी के साथ साक्षात्कार करना। संगत जी, मैंने गुरबानी शब्द कभी नहीं सुनी थी क्योंकि हम लोग यूपी से हैं, मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। और मैं गुरु जी को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे जोड़ा, मुझे समझाया, जो मेरे बस में नहीं था क्योंकि मुझे बिल्कुल पंजाबी नहीं आती थी। और गुरु जी बस बोला करते थे कि तू शब्द सुना कर। तो गुरु जी ने कहा कि तू पंजाबी सीख, और गुरु जी ने कहा तो वो सब कुछ अपने आप ही हो गया। ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। ये कैसे होती थी चीजें समझ में नहीं आता। गुरु जी एक सेंटेंस बोलते थे और वो हो जाता था। उन्होंने कहा तू पंजाबी सीख, और मैं सीख गई। और मैं पढ़ती थी, मैं समझती थी, मैं सीखती थी और बहुत आनंद आता था। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे मुझे अपना एक उद्देश्य मिल गया है जीवन का। और मैं पूरी तरीके से गुरुजी में रम गई थी, और ऐसा कह सकते हैं कि मैं गुरुजी के बिना रह ही नहीं सकती थी। और जब भी हम जाते थे तो बस मन में एक ही आस होती थी कि गुरुजी प्लीज जल्दी जाने के लिए मत बोलिएगा। मैं जितना ज्यादा आपके पास बैठूं, आपको निहारती रहूं, वो कम है। मैं बस आपके दर्शन लेती रहूं। गुरुजी से कुछ भी कहने की, मांगने की जरूरत ही नहीं है। पर जब आप गुरुजी के दरबार में जाते थे तब आपका माइंड शून्य हो जाता था। हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती थी वहां पर, और हमारी याददाश्त पूरी तरीके से डिलीट हो जाती थी। सारे टेंशन सब कुछ दिमाग से चले जाते थे। गुरुजी जब भी थोड़े से लाइटर मूड में होते थे तो सबको बुला करके बातें किया करते थे। मुझसे भी बातें किया करते थे, परिवार के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला करके कहा कि तेरे प्रा दा नाम की है। पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था कि प्रा मतलब क्या होता है। तो मैं गुरुजी की तरफ देखे जाऊं कि मुझे तो समझ में नहीं आया गुरुजी आपने क्या कहा। तो गुरुजी मेरी तरफ देखते हैं और हंसने लगे। वो गुरुजी समझ गए तो गुरुजी हंसते हंसते कहने लगे कि अरे तेरे ब्रदर का नाम क्या है। कैन यू बिलीव संगत जी, आप मुझ पर विश्वास भी नहीं करेंगे। जैसे गुरुजी ने मुझसे पूछा, मुझे उस समय के लिए मेरे भाई का नाम तक याद नहीं आ रहा था। आई वॉज टोटली ब्लैंक। जब भगवान का असर होता है तब आप कुछ भी नहीं रहते, जीरो हो जाते हैं। और गुरुजी इतने कसकर हंसे, इतने जोर से हंसे, इतने प्यार से हंसे कि मैं भी उनको देखकर हंसती रही। और मैंने कहा गुरुजी यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि कोई गल नहीं, बैठ जा। और ऐसी सब चीजें चलती रही, हम लोग आना जाना करते रहे। और एक बार गुरुजी ने ऐसे ही मुझे कहा कि तू अपने प्राणों लेके आ। जनरली जो जेंट्स होते हैं वो इस तरीके से सोचते हैं कि अरे तुम्हारे गुरुजी हैं, मुझे इन्वॉल्व मत करो। और वो वहाँ रहते भी नहीं थे, इलाहाबाद में रहते थे। एनीवे वो जब भी आते थे मैं उनको यही बोला करती थी कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो मुझसे कहते हैं कि ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए चलूंगा, क्योंकि तुम जब जाती हो तो बहुत लंबा बैठती हो, मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा इतना लंबा। तो कहने लगे कि मैं अपनी कार में आऊंगा। मैंने कहा ठीक है। और जैसे ही उन्होंने मत्था टेका, गुरुजी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए कि देखो गुरुजी को खुद को ब्लेस करना होता है तो खुद ही बुला लेते हैं। हमने इतने सत्संग सुने हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम गुरुजी के पास जाएं जब तक उनकी मर्जी ना हो जाए। और जैसे ब्रदर ने माथा टेका, गुरुजी बहुत खुश हुए। उसको देख के बोलते कि बैठ जा। मेरे भाई बिल्कुल चाय नहीं पीते और गुरुजी ने उन्हें उस दिन 4 बार चाय प्रसाद पिलाई। और मेरा भाई बार बार मेरी तरफ देखे और मैं नीचे देख रही थी। और मैं मन ही मन में सोच रही थी कि मुझे कहा था कि 5 मिनट में चला जाऊंगा और ये अभी तक बैठा हुआ है यहाँ पर। और तब भी मैंने यही कहा था कि आप चलिए तो सही, वहाँ तो सब गुरुजी की चलती, हमारी नहीं चलती। और संगत जी उस दिन मेरी भाभी भी थी। एंड कैन यू बिलीव संगत जी, गुरुजी ने उन्हें एंड तक रोक के रखा। और कहा वो 5 मिनट के लिए आए थे और गुरुजी ने उन्हें रात की 2 बजे तक वहीं रखा। और गुरुजी ने उन्हें उस दिन बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी जो हमें बाद में समझ में आया। हाँ, ये हमें मालूम था कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे, लेकिन क्या ब्लेस कर रहे हैं ये नहीं मालूम था। तो मैं उसका बस एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। एक बार याद है कि गुरुजी ने अपना एक बहुत बड़ा सत्संग रखा था सबको ब्लेस करने के लिए। दिसंबर की बात है और हम सबका प्लान था कि हम लोग 1 हफ्ते के लिए श्रीलंका जाएंगे वेकेशन पे। उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में जाएंगे और हमने सोच लिया था कि नया साल वहीं पर गुरुजी के पास मनाएंगे। और यहाँ सिंगापुर से हम सब लोगों का सारे टिकट वगैरह सब कंफर्म थे। और गुरुजी के 4 बार मैसेजेस आए कि तुम सब परिवार वालों को ब्लेसिंग्स के लिए यहाँ मेरे पास आना है। इतने गुरुजी के मैसेजेस थे और नेचुरली गुरुजी के मैसेज यानी सर आंखों पर उनका आदेश था ये। और गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सब पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरी पूरी फैमिली पर, हम सब पर बहुत गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी है। और फिर मेरे हस्बैंड ने सारे टिकट फिर से सारे चेंज करा दिए और हम सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंचे। और 2 दिन पहले ही हम लोग वहां पर पहुंच गए। और जैसे हम एयरपोर्ट से गुरुजी के पास पहुंचे और माथा टेका और गुरुजी मुझे मेरी तरफ देखकर ऐसे खुश हुए जैसे पिता अपनी बेटी को घर बुला करके खुश
होते हैं। तो जैसे आपके ओबीडियंट बच्चे होते हैं कि जैसे माता पिता बोले और बच्चे कहना मान लेते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, ठीक गुरुजी वैसे ही खुश हो रहे थे कि देखो मैंने कहा और ये लोग सीधे यहाँ पर आ गए। तो संगत जी गुरुजी को इतनी खुशी होती थी जब कोई संगत गुरुजी की बात मानती थी। हमको देख करके बहुत खुश हुए, बोले अच्छा आ गए बच्चे वगैरह सब आ गए और बहुत खुश हो रहे थे। 2-3 बार लंगर खिलाया और जब जाने का टाइम आया तो मुझसे कहते हैं गुरुजी कि तेरा ब्रदर कितने है। तो मैंने कहा गुरुजी वो भी यहाँ आए हुए हैं और नेक्स्ट डे वो अंडमान आइलैंड जा रहे हैं अपनी वेकेशन के लिए। और अंडमान आइलैंड का नाम सुन के एकदम से गुरुजी फ्रीज कर गए और मेरी तरफ देखकर बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि नहीं उसे बोल कि यहाँ स्पेशल ब्लेसिंग्स है गुरुजी दे रहे हैं, वो पहले लेनी है। तू भी आई है ना अपना सारा काम छोड़ के अपनी सारी टिकटें बदला करके, ऐसे उसको बोल कि पहले ब्लेसिंग्स लेने आए और फिर वो अगले दिन अपनी वेकेशन पर चला जाए। और मैंने कहा जी गुरुजी, और मैं वापस गई और मैंने अपने ब्रदर को ये मैसेज दिया गुरुजी का कि गुरुजी ने स्पेशल आपका नाम लेकर बोला है और आपको स्पेशल बुलाया है। और मैंने कहा बहुत बड़ी रीजन है, गुरुजी कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं कहते। और मैंने कहा कि गुरुजी भगवान है और उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। तो मेरे ब्रदर कहने लगे अरे भाई तुम तो हर बात में गुरुजी को ले आती हो, मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, मेरे वेकेशन का टाइम है। तो मैंने कहा अपने ब्रदर को कि नहीं इस बार तो मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर गुरुजी ने बुलाया है तो जरूर कुछ बात होगी, तभी तो हमें इतनी दूर से सबसे पहले यही बुलाया है गुरुजी ने। तो मैंने कहा कि आप प्लीज इस बार मेरी बात मान लीजिए, आप शाम को चले जाना या फिर नेक्स्ट डे चले जाना। तो मेरे ब्रदर ने बात मान ली, बोले चलो ठीक है, और अपना टिकट चेंज कर दिया। तो उस दिन हम लोग सारा परिवार, मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर्स, हम लोग सब पूरे लोग, हम परिवार वाले गए। करीब 40-45 लोग थे हम लोग, और पूरे ओपन एयर में हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी पूरे यूनिवर्स को ब्लेस कर रहे हो, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ हो, न ठंड न गर्मी, और सब कुछ ओपन एयर में था। और हमने सब कुछ एंजॉय किया वहाँ पे कि गुरुजी आ रहे हैं, उनका कैसे वेलकम किया गया, उनके ऊपर ब्यूटीफुली कितने सारे फूल बिखेरे गए उनके रास्ते में। और ये सब देखने में मुझे इतना सुंदर लग रहा था, और आई एम सो हैप्पी कि कितना सुंदर, कितने प्यारे दर्शन हुए हैं गुरुजी के। बस धीरे धीरे सबसे बातें करते जा रहे थे गुरुजी। फिर लंगर का टाइम हुआ, सबको लंगर करने के लिए गुरुजी ने आदेश दिया। और एंड में जब सबका जाने का समय हुआ, हमने गुरुजी के पास जाकर के मत्था टेका। तो जब मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने गई और जैसे उठी तो गुरुजी ने मेरे कानों में कुछ कहा मेरे लिए, और एक नहीं कई सारी बातें कही जो सिर्फ मेरे लिए है, जो मैं आपके साथ अभी यहाँ शेयर नहीं कर सकती हूँ। और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर हम घर वापस आ गए, और बस मेरे ब्रदर आए और कमरे में जाकर के उसने टीवी ऑन किया और वो कस के चिल्लाया कि उषा उषा जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं जैसे ही रूम में गई उसने कहा कि देखो देखो क्या हो गया अंडमान आइलैंड में, इतना बड़ा सुनामी आया है, मेरे फ्रेंड सबको मैं कॉल कर रहा हूँ, कोई रीचेबल नहीं है। तो बोलते कि अरे मान गए तुम्हारे गुरुजी को, और अगर मैं वहाँ होता तो क्या हालत होती मेरी। एंड ही वाज रियली वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी। और ऐसा कौन कर सकता है। कभी कभी संगत जी ऐसा हो कि आप खुद गुरुजी के बारे में जब अपने परिवार वाले को बताते हो, समझाते हो, एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, तो वो उतना पावरफुल नहीं होता जब तक कि वो लोग खुद उसका एक्सपीरियंस ना कर ले। और मैं उस दिन बहुत खुश भी हुई, और मैं तुरंत गुरुजी के स्वरूप के सामने गई, वहां बैठी, मैंने गुरुजी से अरदास की, मैंने प्रार्थना किया, शुक्राना किया कि गुरुजी, और मैं रोने भी लगी कि गुरुजी थैंक यू सो मच, आपने मेरे ब्रदर को बचा लिया। और संगत जी किसी को क्या पड़ी है कि कोई आए ना आए, ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे कि बुला बुला करके ब्लेस कर रहे हैं गुरुजी। एंड संगत जी इट्स सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस। और बस मुझे ऐसे ही लगा कि बस गुरुजी ऐसे ही रहे और हम ऐसे ही आते रहे गुरुजी के पास, और बस गुरुजी के साथ ऐसे दर्शन करते रहे, एक्सपीरियंस करते रहे। और संगत जी मेरा तो जीवन सफल हो गया कि मैंने इस जन्म में भगवान के दर्शन कर लिए हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दिस एक्सपीरियंस गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमको इतना इतना ब्लेस किया गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अगला सत्संग गुरुजी की ही प्यारी और पुरानी संगत है अर्चना श्रीवास्तव आंटी, उनका सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बार बार सत्संग में आना, हाजिरी लगाना, सत्संग सुनाना, ये गुरुजी की मेहर ही हो सकती है, गुरुजी की कृपा ही हो सकती है। मैं जब भी गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ तो बस गुरुजी का डिवाइन दरबार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आप फिजिकली कहीं पर भी हो, आप मेंटली उसी दुनिया में उन्हीं के दरबार में पहुंच जाते हो। आपका गुरुजी के साथ एक इंडिविजुअल डायरेक्ट कनेक्शन होता है।
ये सारे सत्संग उसको कहीं ना कहीं रीइंफोर्स करते हैं। हम सभी जानते हैं कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए हैं, कोई जनरल रेमेडीज भी नहीं देते थे। अगर गुरुजी ने आपको दरबार में बुलाया है, आप गुरुजी के दरबार में पहुंचे हो, तो ये गुरुजी का डायरेक्ट कॉल है आपके लिए। फिर आप हैं और गुरुजी हैं, इस बीच में कोई मीडिएटर काम नहीं आएगा। वो आपके सामने है और उनका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए गुरुजी कभी भी जनरल रेमेडी पूरी संगत के लिए नहीं देते थे, वो इंडिविजुअल 1-to-1 टॉक करते थे। और आज तक भी गुरुजी का ऐसा ही है। और कभी भी गुरुजी ने किसी भी संगत को कुछ बोला है तो वो बात उसी संगत के लिए ही एप्लीकेबल थी। तो जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई तो हमेशा की तरह जैसे हम लोगों की सोच होती है कि एक प्री कंसीव्ड नोशन होता है कि हम दरबार में जाएंगे, पीले भगवे वस्त्र में एक महात्मा बैठे होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे, तो ये सब थॉट के साथ मैं गुरुजी के दरबार में गई। लेकिन वहां जाके तो बिल्कुल ही अलग नजारा था, पूरी दुनिया ही अलग थी। वहां पर गुरुजी की एक अलग ही करिश्माई दुनिया थी, जहाँ एंटर करके लगता था कि ये कहाँ आ गए हम। और जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गई, जो भी मेरी स्टीरियोटाइप सोच थी, मेरा थॉट था, वो पहले दिन ही मेरी वो सोच बदल गई। ना तो गुरुजी ने भगवा वस्त्र पहने थे, ना गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, और तो डोनेशन कंट्रीब्यूशन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं गुरुजी। तो जब मैं वहां गई तो मैंने भाटिया आंटी से यही पूछा कि मुझे कितना डोनेट करना है। शी सेड नथिंग, कुछ भी डोनेट नहीं करना है। भाटिया आंटी कहने लगी गुरुजी सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी। और यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी कि ये कैसे गुरुजी हैं। और बस ये तो शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ गुरुजी को मुझे दिखाना था। गुरुजी सब कुछ जानते थे। एंड माई सर्च फॉर डिविनिटी इज एंडेड विद गुरुजी। मेरी यात्रा, मेरी जो तलाश थी वो गुरुजी पर आकर रुकती है। और जब हम दरबार में आए, जब हमने गुरुजी को ब्लेस करते हुए देखा, बिना किसी मतलब के सेल्फलेसली गुरुजी को हमने सेवा करते हुए देखा, ब्लेस करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती है, ऐसी जगह तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। तो गुरुजी को ये जो रेमेडीज करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं, जो स्टोन्स वगैरह पहनाते हैं, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था गुरुजी को। एक बार ऐसे ही गुरुजी ने मेरे सामने एक आंटी को बोला कि ऐसे इधर से उधर घूमती रहती है पंडितों और ज्योतिषों के पास। और संगत जी, मैं खुद रेकी में इंटरेस्टेड थी और मैंने रेकी का भी कोर्स किया हुआ था। और मेरी जो रेकी मास्टर थी वो खुद मुझसे पहले गुरुजी से मिली हुई थी। और जब वो गुरुजी से मिली पहली बार, और जैसे उन्होंने बताया कि गुरुजी मैं रेकी हीलर हूँ, तो गुरुजी कहने लगे छੱਡ दे, सब पखंड है। और बस उस दिन के बाद से मैंने खुद ने भी रेकी करना छोड़ दिया। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये सब फालतू की बातें हैं, अगर आपको इनमें भरोसा हो गया तो फिर आपको डिविनिटी की जरूरत नहीं है, आपको मेरी जरूरत नहीं है। इसलिए जब आप सिर्फ गुरुजी को मानेंगे और सिर्फ एक ही गुरु की बात मानेंगे, तो फिर आप देखिए नजारे अपने जीवन के। गुरुजी ने बहुत करिश्मा किए, बहुत करिश्मे किए हैं। गुरुजी भगवान हैं इसलिए करिश्मा करते हैं, चमत्कार करते हैं। गुरुजी चमत्कार करते हैं इसलिए भगवान नहीं है संगत जी। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ हिम, बट एट द सेम टाइम ही डजंट वांट टू प्रूव एनीवन। गुरुजी हमें दिखाने के लिए, हमें इम्प्रेस करने के लिए कुछ हवा में से प्रकट थोड़ी ना करेंगे। वो तो जिंदगियां बदल देते हैं, वो तो जीवन बदल देते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे और एक ही साथ 4 लोग लंगर लिया करते थे, तो किसी की तो आंख में बहुत पानी गिर रहा है, किसी को तो बहुत मिर्ची लग रही है, और किसी को कुछ भी हो नहीं रहा है, बड़े आराम से लंगर चख रहा है। ऐसा है संगत जी कि जैसे जिंदगी में बहुत खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस हैं, वैसे गुरुजी के पास भी सारे एक्सपीरियंस होंगे, खट्टे मीठे सारे प्रकार के एक्सपीरियंस गुरुजी के यहाँ होंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे कि अपनी लाइफ मेनू दे दो, मैं सीधा सीधा हाकांगा। तो बस गुरुजी को अपनी जीवन की डोर गुरुजी के हाथ में पकड़ा दीजिए और फिर पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो फर्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के यहाँ गए थे और ये सब एक्सपीरियंस जब डिविनिटी का हुआ और जब हम बाहर निकले, उस समय क्या होता था कि जब लंगर के लिए बाहर निकलते थे तो फर्स्ट लॉर्ड जब लंगर ले रहा होता था तो दूसरा बैठा होता था। संगत जी, जैसे हम लोग बाहर दरबार से बाहर निकले लंगर के लिए, भाटिया आंटी को मिला करके ऑलरेडी 3 लोग बैठे हुए थे और बस एक संगत की जरूरत थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पर बैठ सकते हो, और मैंने उनके साथ बैठ करके लंगर किया। आई वॉज सो थैंकफुल टू गुरुजी कि उन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया। और ऐसे हम बस गुरुजी के पास आने जाने लगे, और जो लंगर प्रसाद होता था उसमें इतनी डिविनिटी थी, इतनी डिविनिटी थी कि हमने अपनी आंखों से एक्सपीरियंस किया है कि गुरुजी न जाने कैसे कैसे रोग गुरुजी उससे ठीक कर देते थे। और गुरुजी को पता होता था कि किसको कितनी डोज देना है। कभी कभी तो लंगर करते वक्त 2 चपातियां और आ जाती, कभी लड्डू ज्यादा आ जाते तो कभी बर्फी ज्यादा आ जाती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि नहीं बस बहुत हो गया, अब नहीं खा सकते, बहुत खा लिया। और जितनी इंडिविजुअल को जरूरत होती थी 1 to 1 उतना गुरुजी उन्हें खिलाते थे। और गुरुजी जो लोटा ब्लेस कराने के लिए बोला
करते थे उसके भी कुछ नियम थे। पहला तो ये कि गुरुजी हमेशा बोला करते थे कि जो लोटा ब्लेस कराने आएगा, जिसको लोटा ब्लेस कराने की नीड है, वो खुद उसे अच्छे से मांज के धो के लेकर आएगा और साबुन नहीं लगाना उसमें। और मैंने लोटा ब्लेस करवा रखा है, लेकिन कुछ दिनों तक तो मैंने ये नियम फॉलो करे, उसके बाद मुझसे नहीं हो पा रहे थे। तो एक बार मैं गुरुजी के दरबार में गई। गुरुजी के सामने वाले लाइन में थी मत्था टेकने के लिए, और एक अंकल थे जिनके हाथ में तांबे का लोटा था गुरुजी से ब्लेस करवाने के लिए। और उन अंकल को गुरुजी ने इतनी जोर से डांटा कि दफा हो जा, ऐसे काले लोटे में क्या ब्लेसिंग्स जाएंगी। और वो मैसेज मेरे लिए भी था, क्योंकि मैंने वो नियम करना छोड़ दिया था। मैंने लोटे को क्लीन करना, साफ करना छोड़ दिया था। और उस दिन के बाद से मेरे पास जो लोटा है गुरुजी का ब्लेस किया हुआ, बहुत शाइन करता है। मैं हर दिन उसे क्लीन करती हूँ। और अगर गुरुजी ने कभी कुछ चीज डांट करके भी बोली है तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती है उसमें, बहुत ज्यादा कल्याण छुपा होता है। अगर आप दरबार में जा रहे हैं और अगर आपकी महीनों गुरुजी से बात नहीं होती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप उनकी दुनिया में, आप गुरुजी की दुनिया में अगर आप हैं, अगर आपकी वहाँ प्रेजेंस है, तो यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गुरुजी की अपनी जो दुनिया है वो बहुत अलग दुनिया है, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। कितने कितने लोगों को गुरुजी ने कभी कोई एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स में, उनके जीवन में, उनकी ब्लेसिंग्स में कभी कोई कमी नहीं आई। और ऐसे गुरुजी के दरबार में सामने बैठने और पीछे बैठने का भी हिसाब किताब था। जो नई संगत होती थी वो गुरुजी के सामने आगे बैठा करती थी, और जैसे जैसे पुराने होते जाते थे, पीछे पीछे करते करते हम एकदम पीछे हो जाया करते थे। पहले ऐसा जरूर लगता था कि पीछे बैठने को मिल रहा है, पता नहीं गुरुजी देखेंगे कि नहीं। जब मुझे दोबारा गुरुजी ने लोटा ब्लेस किया तब मैं एम्पायर स्टेट के पीछे जो सीढ़ियां जाती वहां बैठी हुई थी। एम्पायर स्टेट में जब एंटर करते हैं तो गैप आता है बीच में, तो मैं वहां बैठी हुई थी और गुरुजी ने मुझे वहां से हाथ से इशारा करके बुलाया और मेरे लोटे को ब्लेस किया। तो संगत जी, गुरुजी की नजर हर किसी पे रहती है। कोई ये ना सोचे कि हम आगे बैठ जाएंगे तो ज्यादा ब्लेस हो जाएंगे, ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी दुनिया में हो, गुरुजी की नजर हम सब पर है, क्योंकि हम गुरुजी की प्यारी संगत है। इसीलिए गुरुजी के श्री चरणों में बहुत बहुत ध्यान लगाए, और जैसा गुरुजी चाहते हैं, जैसा गुरुजी ने कहा है, जैसा गुरुजी ने हमेशा गाइड किया है, वो हमेशा हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह इस बार भी हम अपने सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। एक बार एक राजा ने विद्वान ज्योतिषियों और ज्योतिष प्रेमियों की सभा बुलाकर प्रश्न किया कि मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था। मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी, उसी मुहूर्त में अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस प्रश्न से सब निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें कि एक ही घड़ी मुहूर्त में जन्म लेने पर भी सबके भाग्य अलग अलग होते क्यों हैं? सब सोच में पड़ गए कि अचानक एक वृद्ध खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला कौन दे सकता है? आप यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में यदि जाएं तो वहाँ पर आपको एक महात्मा मिलेंगे, उनसे आपको उत्तर मिल सकता है। राजा की जिज्ञासा बढ़ी और घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त है। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा ने क्रोधित होकर कहा, तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं भूख से पीड़ित हूँ। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा है, वे दे सकते हैं। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। पुनः अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा, किंतु यह क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य कुछ ऐसा था, वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है, आगे जाओ। पहाड़ियों के उस पार एक आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है, वो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्योदय से पूर्व वहाँ पहुँचो, वो बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। सुनकर राजा बड़ा बेचैन हुआ। बड़ी अजीब पहेली बन गया मेरा प्रश्न। उत्सुकता प्रबल थी, कुछ भी हो, यहाँ तक पहुँच चुका हूँ, वहाँ भी जाकर देखता हूँ क्या होता है। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर किसी तरह प्रातः होने तक उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया और उस दंपत्ति के घर पहुंचकर सारी बात कही और शीघ्रता से बच्चा लाने को कहा। जैसे ही बच्चा हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक राजा के सम्मुख उपस्थित किया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम
मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने 4 बाटी से की और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे कि एक भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा आ गए। अंगार खाने वाले भाइयों से उन्होंने कहा, बेटा मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से कुछ भी दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में भी कुछ सामर्थ्य आ जाएगी। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा? चल भाग यहाँ से। वे महात्मा जी मांस खाने वाले भाई के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से प्राप्त ये बाटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझे भी बाटी मांगी तथा दया करने को कहा, किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूख से मरूं? बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा, हे राजन, आपके पास आए, आपसे भी दया की याचना की। सुनते ही आपने उनकी दशा पर दया करते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार हे राजन, उस घटना के आधार पर हम अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, रूप, गुण, आकार, प्रकार सब कुछ भिन्न होता है। कुछ फूल भगवान के श्री चरणों में चढ़ जाते हैं और कुछ फूल ऐसे ही हाथों से मसल दिए जाते हैं। तो एक ही समय पर जन्म लेने वाले लोग अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि हम सब ने अपने उस जन्म में अलग अलग प्रकार का कर्म किया है और उसी के हिसाब से हमें इस जन्म में प्रारब्ध के रूप में हमें फल प्राप्त हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि निश्चित ही हमने अपने किसी जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं कि प्रारब्ध के रूप में हमें गुरुजी के श्री चरणों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। तो क्यों ना हम इस जीवन को सफल बनाएं गुरुजी की कही हुई हर एक बात पर चलकर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।